हेलो स्टूडेंट्स। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो है विद्युत धारा। लेसन नंबर 3, इलेक्ट्रिक करंट। आज की अपनी जो टॉपिक रहेंगी, विद्युत धारा क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसका मात्रक क्या है, विमा क्या है, धारा घनत्व J क्या है, वही इसकी विमा और मात्रक क्या है, अपवहन गति किसे कहते हैं, अपवहन गति क्या है, किसे कहते हैं, और अपवहन वेग VD क्या होता है। ये वेग है VD, VD सबस्क्रिप्ट में D है। फिर अपन लोग पढ़ेंगे कि अपवहन वेग VD की गणना किस प्रकार से करेंगे, यानी कि इसका डेरिवेशन। फिर मोबिलिटी क्या होती है, गतिशीलता, इसकी डेफिनेशन और इसकी मात्रक और विमा। फिर रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD एंड करंट, यानी कि अपवहन वेग और धारा में क्या रिलेशन होता है, ये जब आप अपना टॉपिक है। तो सबसे पहले अपन लोग लेंगे विद्युत धारा क्या है, वही जनरल डेफिनेशन अपनी, क्योंकि हम जानते हैं कि धारा इज इक्वल टू होता है आवेश बटा समय। तो क्या डेफिनेशन होगी, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। बिल्कुल जनरल डेफिनेशन। सबसे पहले यदि अपन बात करें कि यहाँ पर धारा वैद्युतिकी क्या होती है, तो नॉर्मल अपन लोग डेफिनेशन देंगे कि जिसमें अपन विद्युत धारा और इससे संबंधित गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे वो अपनी धारा वैद्युतिकी कहलाती है। या सीधी सीधी अपन ढंग से डेफिनेशन दे तो वो आएगा भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत धारा तथा इससे संबंधित गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है, धारा वैद्युतिकी कहलाती है। तो विद्युत, अब मेन पॉइंट आता है अपना विद्युत धारा। अब मात्रक, तो मात्रक देखिए 11वीं क्लास में आपको मात्रक और विमा निकालने बताया गया है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। कुलोम का क्या होता है, सॉरी आवेश का क्या होता है कुलोम, तो इसका मात्रक हो गया है कुलोम, और समय का होता है सेकंड। तो ये हो गया कुलोम पर सेकंड, या इसका मात्रक होता है एम्पियर, ऐसा ही मात्रक है एम्पियर। और इसकी विमा की यदि अपन लोग बात करें तो इसकी विमा आएगी बड़े कोष्टक में A1। फिर अपन लोग देखें इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, तो देखिए धारा की दिशा होती है, दिशा और परिमाण दोनों होने के बावजूद भी यह एक अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि यह सदिश के योगफल नियमों का पालन नहीं करता है, ये सदिश नियमों का पालन नहीं करेगा, इसलिए क्या सी राशि है, ये अदिश राशि है। विद्युत धारा की यदि अपन लोग दिशा की बात करें तो धनावेश की गति के समान दिशा में होगा और ऋणावेश की गति के विपरीत दिशा में होगा। तो जिधर पॉजिटिव रहेगा उसकी दिशा में होगा, और जिधर नेगेटिव होगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट की दिशा होगी। अब दूसरा अपना पॉइंट आएगा धारा घनत्व। तो देखिए धारा घनत्व को J से रिप्रेजेंट किया जाता है, यह एक सदिश राशि है और धारा घनत्व का फॉर्मूला होगा I/A। यदि सीधी नॉर्मल डेफिनेशन दूं तो आएगा एकांक पृष्ठ से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहा जाता है। और यदि अपन लोग ले I/A n है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ये बताएगा कि धारा की लंब दिशा में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। ए क्या है, क्षेत्रफल है, तो धारा की लंबवत दिशा में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। तो इसकी डेफिनेशन इससे क्या होगी, यदि चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से क्षेत्रफल के लंबवत प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहा जाता है। आप बिल्कुल जनरल डेफिनेशन दे सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहा जाता है। यहाँ AN मैंने क्या बताया, AN आपको बताया कि धारा की लंबवत दिशा में, जैसे मैं यहाँ डायग्राम बनाऊं, मान लेते हैं करंट की डायरेक्शन ये है, तो ये थीटा कोण से है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, थीटा में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर एक डायरेक्शन ये होगी, एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये होगी। तो ये यदि आपके पास में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है तो इसका क्षैतिज कंपोनेंट होगा एक कोस थीटा, और इसका
जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो होगा ए साइन थीटा। तो यहाँ पर जो ए एन होगा वो क्या होगा, जे इज इक्वल टू आई अपॉन लंबवत कंपोनेंट ए कोस थीटा। तो यहाँ से आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जे ए कोस थीटा। तो कोस थीटा है इसलिए अपन इसको क्या लिख सकते हैं, जे डॉट ए। ये हो गया। तो यहाँ से ये धारा है, तो धारा की डेफिनेशन यहाँ से क्या दे सकते हो, धारा घनत्व और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल धारा कहलाता है। ये हो गया धारा घनत्व। केवल आपको इतना ही ध्यान रखना है, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए होता है। अब देखिए यदि हम इसकी विमा और मात्रा की बात करें तो क्या आएगा, इसका मात्रक हो जाएगा आई का तो एम्पियर, और एक क्षेत्रफल का होगा मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर आ रहा है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और यदि हम वीमा की बात करें तो वीमा वही एम एल टी। देखिए इसमें मास नहीं है इसलिए पावर 0, लेंथ 2 है नीचे है इसलिए -2, टाइम नहीं है इसलिए 0, एम्पियर एक्स्ट्रा इसलिए यहाँ पर अपन लोग A1 लगाएंगे। तो इसकी सीधी सी वीमा हो गई है L-2 A1। तो यदि अपन सिस्टमेटिक ढंग से नोट्स देखें, विद्युत धारा लेसन नंबर 3, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत धारा व इससे संबंधित गुण धर्मों का अध्ययन किया जाता है, धारा वैद्युतिकी कहलाती है। फिर विद्युत धारा किसी चालक में आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, अर्थात धारा इज इक्वल टू आवेश बटा समय। मात्रा कोई क्या, कूलॉम बटा सेकंड या एम्पियर। नोट देखिए, विद्युत धारा में परिमाण व दिशा होने के बावजूद भी यह एक अदिश राशि है, क्योंकि यह सदिश के योगफल नियमों का पालन नहीं करती है। इसको अपन लोगों को ध्यान रखना है कि ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। विद्युत धारा की दिशा धनावेश की गति के समान दिशा में और ऋणावेश की गति के विपरीत दिशा में होती है, जो हम लोग किरचॉफ के नियम में करंट डायरेक्शन पढ़ेंगे उस समय आपको बताया जाएगा। आगे देखिए धारा घनत्व। जी, धारा घनत्व को जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। करंट डेंसिटी यह वेक्टर क्वांटिटी है। चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए एन। ए एन क्या है, धारा की लंबवत दिशा में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो देखिए ये आपका क्षेत्रफल है, तो आप देख सकते हो आपका जो ए एन है वो क्षेत्रफल के लंबवत, तो क्षेत्रफल ये है और इसके लंबवत कंपोनेंट कौन सा है, यही है। तो क्षेत्रफल के लंबवत प्रवाहित होने वाली धारा यानी कि जे, तो आपको यहाँ पर क्या देना है, ए कोस ऑफ थीटा, बिल्कुल इसके लंबवत दिशा में लेना है। तो इसके इस पृष्ठ क्षेत्रफल की लंबवत डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली। कोई भी जैसे ये पेज दिख रहा है आपको, इसके लंबवत दिशा हो गई ये वाली, ये पेन वाली ऊपर की तरफ। तो यदि कोई भी सिलेंडर है, जैसे ये पेन मान लेते हैं सिलेंडर है, तो जो ये निब है वो क्या होगी, इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी। तो वो उसमें कंपोनेंट कौन सा हो गया, ए कोस ऑफ थीटा। तो यहाँ पर आ गया है ए कोस ऑफ थीटा। तो आई इज इक्वल टू कितना आएगा, यदि आप पक्षांतरण करोगे तो ए कोस थीटा इधर चला जाएगा, तो जे ए कोस थीटा। कोस थीटा को यदि अपन लोग यहाँ से विलोपित करें तो ये डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको कहा जाएगा आई इज इक्वल टू जे डॉट ए। तो यहाँ से ही मैंने डेफिनेशन दी थी, डॉट का मतलब क्या होता है, अदिश गुणनफल। अब अपन पढ़ेंगे विद्युत धारा घनत्व क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। यानी विद्युत धारा क्या होती है, जे और ए के दोनों ही सदिश राशियां हैं कि अदिश गुणनफल के बराबर होती हैं। विद्युत धारा अदिश राशि है जबकि धारा घनत्व एक सदिश राशि है। अभी बताया था आई तो क्या है, सदिश नियमों का पालन नहीं करती है, इसलिए कैसी है, अदिश राशि है। जबकि धारा घनत्व कैसे है, एक सदिश राशि। धारा घनत्व की दिशा विद्युत क्षेत्र या धारा के अनुदिश होती है। धारा घनत्व जे का मात्रक आप देख सकते हो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और इसकी विमा हुई है ये अभी बताया था। देखिए क्वेश्चन ये है आपका, एक आकृति आपको दिखाई दे रही है, इसमें देख सकते हो कि यहाँ से ये थोड़ा सा मोटा है, यहाँ थोड़ा पतला है। तो इसमें पूछा गया है असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के चालक में धारा का मान प्रत्येक बिंदु पर समान होता है। आपको ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल पर धारा डिपेंडेंट नहीं करती है। आपको पूछ लिया जाए बताइए इस बिंदु पर करंट अधिक है या इस पर, तो आप कहेंगे सभी बिंदुओं पर क्या है, सेम।
जबकि धारा घनत्व का मान है वो उस स्थान पर अधिक होता है जहाँ क्षेत्रफल का मान क्या होता है, कम है। देखिए J इज इक्वल टू क्या होता है, I/A। तो आप देख सकते हो J इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो J इज इक्वल टू I/A आता है। तो देख सकते हो ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। जहाँ पर क्षेत्रफल ज़्यादा होगा वहाँ धारा घनत्व क्या होगा, कम होगा। तो यही कह रखा है कि यहाँ पर क्षेत्रफल क्या है, अधिक है, इसलिए यह धारा घनत्व कम होगा, और यहाँ क्षेत्रफल क्या है, कम है, इसलिए धारा घनत्व ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन की अपवहन गति व अपवहन वेग इंपॉर्टेंट है। बहुत बार छोटा प्रश्न पूछ लेते हैं, अपवहन वेग VD किसे कहते हैं। अपवहन वेग को इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। आपके पास में कोई भी एक चालक दे रखा है, और हम जानते हैं चालक के नाम से स्पष्ट हो जाता है कि चालक में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन वो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मर जाए उसी दिशा में गति करना शुरू कर देते हैं। कोई इधर जाता है, कोई इधर जाता है, कोई इधर जाता है। इसका मतलब कुल मिलाकर जो उनका औसत वेग होता है वो कितना होता है, 0। ये आगे भी काम आएगा, औसत वेग जब बैटरी नहीं लगाई गई है तो औसत वेग का मान क्या होता है, 0। यानी क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति होती है। जैसे ही इस चालक के ऊपर क्या कर दिया जाता है, एक 20 वोल्ट की बैटरी अप्लाई कर दी जाती है, तो ये क्या करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर गति करना शुरू कर देंगे। ये देख सकते हो आप, इधर इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव करना शुरू कर देंगे। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। जो बड़े वाला डंडा होता है वो पॉजिटिव का काम करता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। लिखा हुआ हो वेल एंड गुड, नहीं लिखा हुआ हो तो भी आपको समझना है कि इसका मतलब पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। तो ये वैल्यू आ गई है। तो अब क्या होता है, तो आप अपवहन वेग क्या हुआ, जैसे ही चालक के सिरों पर बैटरी लगाई गई तो इलेक्ट्रॉनों की एक निश्चित दिशा में नियमित गति शुरू हो गई। इस गति को कहा जाता है अपवहन गति। और अपवहन वेग किसे कहेंगे, इस नियमित गति के दौरान इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होता है वही क्या कहलाता है, आपका VD कहलाता है, यानी अपवहन वेग कहलाता है। तो अपवहन वेग इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लेते हैं, आपको पता होना चाहिए। यदि इसकी विमा और मात्रक आपको पूछा जाए, जैसे मैं इसमें लिखी नहीं हूँ तो आपको बता देती हूँ। अपवहन वेग हो चाहे कोई सही वेग हो, वेग का मतलब तो वही होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। और विमा यदि अपवहन वेग की पूछ रहे आपको तो क्या पता हो गया, m0L1T-1। जो वेग की होती है ना वही अपवहन वेग की होती है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनों की अपवहन गति व अपवहन वेग इंपॉर्टेंट है। अपवहन वेग को VD से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब किसी चालक पर बैटरी के द्वारा विभवांतर आरोपित किया जाता है तब चालक के मुक्त इलेक्ट्रोड अनियमित यादृच्छिक गति करने के साथ क्या करते हैं, ऋण आवेश से या ऋण विभव से धन विभव की ओर नियमित गति करने लगते हैं। क्या हुआ, इसमें बैटरी अप्लाई करने के बाद में क्या हो गया, एक नियमित रूप से गति हो रही है, कहाँ से कहाँ, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। इलेक्ट्रॉन्स की इस नियमित गति को अपवहन गति कहा जाता है। इस गति में इलेक्ट्रॉन्स के औसत वेग को क्या कहते हैं, अपवहन वेग या अनुगमन वेग VD कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है ये। तो क्या दोगे इसकी डेफिनेशन आप, दोबारा से देखिए एक बार, थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है बहुत बार इसमें। आपको एक चालक लेना है, ये क्या है, बहुत बार मैं आगे जो भी डेरिवेशन करूँगी इसमें भी यूज़ करूँगी, इसलिए आप थोड़ा यही समझें। ये पॉजिटिव और नेगेटिव है। जब अप्लाई नहीं किया गया है तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इधर उधर कहीं भी गति कर सकते हैं, यानी कि उनका जो औसत वेग होता है वो कितना होता है, 0। अब बात यह है कि जब बैटरी अप्लाई नहीं की गई है तो औसत वेग कहाँ से है, कुछ हीट मिल जाती है जिसके कारण से उनमें गति हो जाती है, उसे हम कह सकते हैं ऊष्मीय गति के कारण से। तो इलेक्ट्रॉन इधर इधर मर्जी आए उधर ही गति कर सकते हैं। तो औसत वेग कितना रहता है उनका, 0 रहता है। जैसे ही बैटरी अप्लाई कर दी गई, इनकी एक फिक्स डायरेक्शन हो गई है, ये एक नियमित गति करेंगे, तो उस नियमित गति को ही अपवहन गति कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स की जो नियमित गति हो रही है तो इलेक्ट्रॉन्स के औसत वेग को, नियमित गति के दौरान जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स के औसत वेग को ही अपवहन वेग कहा जाता है। तो ये हो गई है VD की डेफिनेशन। विमा और मात्रक मैंने आप लोगों को बता दिया है, क्या होगा, विमा और मात्रक मीटर पर सेकेंड, और M0L1T-1। अर्थात जब किसी चालक पर V लगाया जाता है, V मतलब वोल्टेज, विभवांतर लगाया जाता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन निश्चित औसत वेग से गति करते हैं। इसे ही हम VD कहते हैं, अनुगमन या अपवहन वेग कहते हैं।
अब हम करेंगे अपवहन वेग की गणना। तो देखिए अपवहन वेग की रहेगा, वीडी निकालना है। तो देखिए यही मेरे को यूज़ करना है, तो मैं इसी में मान लेती हूँ कि माना ये जो चालक है उसकी लंबाई L है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है, इस पर V वोल्ट की बैटरी लगाई गई है जिससे I धारा प्रवाहित होती है। देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर इसकी डायरेक्शन होगी धारा की, और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो होंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। इस चीज़ का अपन लोगों को खास ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन इधर धारा इधर। ओके, तो यहाँ पर लोग वेग निकाल रहे हैं, तो वेग के लिए जैसे ही V वोल्ट की बैटरी अप्लाई की जाती है इसके अंदर क्या हो जाता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और विद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितनी होती है, E इज इक्वल टू V/L, यानी विभव बटा दूरी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये सेकंड चैप्टर में यूज़ किया गया है। E इज इक्वल टू V/L, यानी विद्युत क्षेत्र बराबर विभव बटा लंबाई। तो यहाँ से आप डेरिवेशन निकाल रही हूँ, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। क्योंकि जैसे ही V वोल्ट की बैटरी लगाई जाती है तो उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है उसके अंदर, तो विद्युत क्षेत्र की वैल्यू होगी आपके पास में। चूँकि इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर विद्युत क्षेत्र के कारण से लगने वाला जो बल होगा F, वो कितना होता है, Q इंटू E। Q यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है इसलिए वैल्यू होगी माइनस का A, तो F इज इक्वल टू आ गया है आपके पास में माइनस का A। ठीक है, इक्वेशन नंबर मान लेते हैं कि इसको आपके पास में ये 2 है। चूँकि हम जानते हैं F इज इक्वल टू क्या होता है, ma, देन इम्प्लाइज A इज इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा F/m। F इज इक्वल टू अभी निकाला मैंने समीकरण 2 में, क्या, क्योंकि F इज इक्वल टू माइनस E, तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो A की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी माइनस का E अपॉन m। A की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से अपन लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। इक्वेशन नंबर, अब मान लेते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग है V0, तो उसका अपवहन वेग यानी किसी समय t पर जो वेग होगा उसे अपन लोग अपवहन वेग Vd मान लेते हैं। कब, t समय पर। या एक बार के लिए आप ये भी कह सकते हो कि t समय पश्चात कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन यदि टकराते हैं तो 2 क्रमागत टक्करों में लगने वाला समय अपन लोग क्या मान लेते हैं, t, और t समय पश्चात जो वेग है वो कितना होगा, v। तो न्यूटन की गति के प्रथम समीकरण से अपन लोग जानते हैं v इज इक्वल टू कितना होता है, u प्लस 80। v क्या है, अंतिम वेग, u क्या है, प्रारंभिक वेग, a त्वरण है, t समय है। तो t समय पर अपन लोग वेलोसिटी कितनी मानी है, v, और प्रारंभिक वेग अपन लोग यहाँ पर मान लिए हैं, यहाँ पर कितना माने थे, v0। तो अब अपन को रिप्लेस करना है, v इज इक्वल टू v0 प्लस a इंटू t। ओके, अब यहाँ अपन लोग जो a की वैल्यू निकाले थे वो यहाँ पर पुट करनी है, तो कितना आएगा, v इज इक्वल टू v0 माइनस का A अपॉन m। अब इस समीकरण में क्या लेंगे अपन लोग, एवरेज लेंगे, तो एवरेज यानी औसत, तो एवरेज का साइन है ये वाला। ठीक है, v0 माइनस ए बाई कॉन्स्टेंट है, टॉ का लेंगे, t का लेंगे, तो t समय विश्रांति काल में चेंज हो जाएगा। विश्रांति काल क्या होता है, 2 क्रमागत टक्कर में लगने वाला समय। तो ये क्या है आपके पास में, प्रारंभिक वेग इलेक्ट्रॉन्स का और उसका औसत है, तो उसकी वैल्यू कितनी है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, कितनी होती है, 0 होती है। और ये आपका t समय पश्चात जितने भी वेग हैं उन सबका औसत। और मैंने आपको यही बताया था कि अपवहन वेग क्या होता है, नियमित गति करने के दौरान इलेक्ट्रॉन्स का औसत वेग ही अपवहन वेग कहलाता है। तो ये आ जाएगा आपके पास में Vd, ये 0 हो ही गया, तो वैल्यू आ गई है A टो बाई m। तो आपके पास में इक्वेशन आ गया, इतनी आप वेक्टर का साइन लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई आपके पास में, और यही अपन को पूछा गया था। ज़्यादा से ज़्यादा आपको यदि क्या पूछा जाए, यहाँ से आप देख सकते हो कि Vd समानुपाती है E।
और अपन लोग जानते हैं समीकरण 1 से E इज इक्वल टू वी अपॉन एल होता है। वी क्या है भाई, लगाया गया विभव, और एल क्या है, चालक की लंबाई। तो इसके अंदर कितना होगा विद्युत क्षेत्र, विभव बटा लंबाई। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इस E की वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस ए सॉरी ए किस लिए क्या लिखना है अपन को, वी, ठीक है, टो बाई एम एन। तो ये भी एक ही बात है, तो चाहिए आप ये याद रखो, चाहिए ये डेरिवेशन आपको याद रखना है, वी डी इज इक्वल टू माइनस ई टो बाई एम, जो अपन लोग आगे यूज करेंगे। तो देखिए इन्हें जैसे आप ऐसे करें सर, अब मैंने भी करना। देखिए चित्र में कम से कम भी इस चैप्टर में जब तक ये आधा चैप्टर होगा तब तक मैं यूज़ करूँगी, तो आपको ये याद ही हो जाना चाहिए। ये क्या है, चालक है, इलेक्ट्रॉनों की नियमित गति को बता रखा है, विद्युत क्षेत्र है, विभव बटा लंबाई है, क्षेत्रफल ए है, पॉजिटिव नेगेटिव है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया जिससे करंट फ्लो हो रही है। अपवहन वेग की गणना के लिए हम एक एन लंबाई व ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का चालक लेते हैं, जिसके सिरों पर वी वोल्ट की बैटरी आरोपित करते हैं। अतः चालक के अंदर वी वोल्ट की बैटरी के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए इज इक्वल टू वी अपॉन एन होगी। क्योंकि अपन लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र के कारण से इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल एफ इज इक्वल टू क्यू ई, इलेक्ट्रॉन है इसलिए माइनस ई हो जाएगा, तो ये आ गया एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। यहाँ से अपन लोग त्वरण का मान निकाल लेंगे, एफ का मान ये वाला यहाँ पुट कर दिया गया है, तो देखिए माइनस ए बाई एन, ए इज इक्वल टू माइनस ए बाई एन होगा। अब इस ए का मान अपन लोग क्या करेंगे, जो न्यूटन की समीकरण है उसमें पुट करेंगे। मान लेते हैं माना इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग v0 है तथा इलेक्ट्रॉन्स की क्रमागत दो टक्करों के मध्य समय t है, तब t समय पश्चात इलेक्ट्रॉन की वेग के लिए गति का प्रथम समीकरण v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का हम यूज़ करते हैं। तो t समय पश्चात वेग होगा v इज इक्वल टू v0 प्लस ए टी। ए की वैल्यू अपन लोगों ने लास्ट समीकरण में निकाल रखी है, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब इस ऊपर वाली समीकरण का मैंने एवरेज ले लिया है, तो एवरेज का सिंबल ये बता ही रखा था। यहाँ पर v0 क्या है, v0 आपके पास में प्रारंभिक वेग है इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो कितना होता है, यानी हम इसे कह सकते हैं औसत ऊष्मीय वेग, तो वो 0 होगा। यहाँ पर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग होगा। ये क्या है आपके पास में, विश्रांति काल है, तो टी को हमें टॉ से रिप्रेजेंट करना है, ये 0 हो ही जाएगा, और इसको वी से रिप्रेजेंट करना है, तो इक्वेशन आपके पास में आएंगी। ये वाली इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको हमें ध्यान रखना है। आगे क्या किया गया है, वी डी समानुपाती ई तो है, ई इज इक्वल टू वी अपॉन एन होता है, तो इस ई की जगह वैल्यू रिप्लेस कर दी गई है बी अपॉन। तो आप कह सकते हो कि अपवहन वेग का मान विभव के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। यहाँ से देखिए मेरे को आगे मैं एक न्यूमेरिकल करवाऊंगी, इस पर दे रखा है कि वी डी का मान विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है, ये याद रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास में जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, एक डायग्राम दे रखा है, उस डायग्राम में देखिए एरिया इनका डिफरेंट है, ए का एरिया थोड़ा बड़ा है और बी का छोटा है। तो इसमें क्या पूछा गया, उपरोक्त चालक के लिए किस बिंदु पर विद्युत धारा घनत्व वीडी का मान यानी अपवहन वेग का मान अधिकतम होगा और न्यूनतम होगा। तो विद्युत धारा तो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वो मोटाई के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, तो धारा का मान ए और बी पर समान होगा। फिर नेक्स्ट पूछा गया धारा घनत्व, तो थोड़ी देर पहले बताया था कि धारा घनत्व जे का मान क्या होता है, जे समानुपाती 1/n, यानी जहाँ एरिया कम वहाँ जे ज़्यादा। तो एरिया कम कहाँ है, यहाँ, इसका मतलब बिंदु बी पर क्या होगा, अधिकतम होगा, और ए पर क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो देखिए धारा घनत्व का मान बी बिंदु पर अधिकतम होगा, क्योंकि धारा घनत्व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए जे यानी धारा घनत्व बी पर अधिकतम व ए पर क्या होगा, न्यूनतम होगा। नेक्स्ट देखिए, अभी जस्ट बताया था कि वीडी का मान क्या होता है, ई के समानुपाती होता है। हमें वीडी भी तो निकालना है कि कौन से पॉइंट के ऊपर वेग ज़्यादा होगा। तो धारा घनत्व विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता ही है, वीडी का मान है वो ई के समानुपाती होता है, इसका मतलब वीडी क्या होगा, जे के समानुपाती भी होगा। यानी जहाँ जे वहाँ वीडी भी ज़्यादा होगा, जहाँ जे ज़्यादा वहाँ वीडी भी ज़्यादा होगा, जहाँ जे कम वहाँ वीडी भी कम होगा। तो वही एज इट इज़, जे कहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, तो वीडी भी कहाँ होगा, यहीं ज़्यादा होगा। बिंदु बी पर वीडी अधिकतम होगा और बिंदु ए पर न्यूनतम होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए गतिशीलता, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यदि लास्ट ईयर नहीं आया है इसका मतलब ये 100% आएगा गतिशीलता।
नॉर्मल डेफिनेशन के रूप में ही पूछा जाएगा कि गतिशीलता किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ अपन यदि समझाए तो जैसे ही अपन लोग क्या करते हैं, चालक तार होता है उसके सिरों पर वी वोल्ट की बैटरी लगाते हैं। वी वोल्ट की बैटरी लगाएंगे तो वहाँ क्या उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो वहन वेग का मान विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। तो वी डी जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटेगा एक नियतांक आएगा, उस नियतांक को यहाँ म्यू से दिखाया गया है। ये म्यू ही गतिशीलता है। तो वी डी इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी डी बाई ई। तो क्या डेफिनेशन दोगे आप इसकी, आप इसकी डेफिनेशन दोगे कि अपवहन वेग तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात गतिशीलता कहलाती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। डेफिनेशन के साथ साथ हमें ये फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा। ऊपर वाला चाहे आप लिखो चाहे मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपको जरूर लिखना पड़ेगा। तो अच्छा है कि आप ये भी याद रखें। फिर देखिए डेफिनेशन, जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करके विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करवाया जाता है तब मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग चालक में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती हो जाता है, पीडी समानुपाती ए। जितना बैटरी अप्लाई करोगे उतना ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उतना ही उनका वेग होगा। तो वी डी इज इक्वल टू म्यू ई। म्यू क्या है, समानुपाती नियतांक, जिसे क्या कहते हैं, गतिशीलता। म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई ई। तो यहाँ से क्या डेफिनेशन दे सकते हो, वी डी और ई का अनुपात क्या कहलाता है, म्यू। म्यू क्या है, गतिशीलता। तो क्या डेफिनेशन हुई, अपवहन वेग अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात ही गतिशीलता कहलाती है। चालक के इलेक्ट्रॉन्स को अपवहन वेग व चालक में उत्पन्न ई का अनुपात गतिशीलता कहलाती है। नेक्स्ट अपन लोग यदि इनकी विमा और मात्रा के बारे में पढ़े तो देखिए म्यू इज इक्वल टू कितना बताएगा आपके पास में, वी डी फॉर ये ताले तो अपन इसका देखिए कितना बताया मैंने आपको अभी, वी डी इज इक्वल टू म्यू ए बताया। तो यहाँ से आप देख सकते हो म्यू इज इक्वल टू कितना होगा, वी डी बाई ई। तो वी डी क्या है, वेग है, और वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और ई का क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। तो ये मीटर 4 नंबर पे है, ऊपर ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इंटू वोल्ट। तो ये तो हो गई इसकी मात्रा, किसका मात्रा हो गया। अब विमा की अपन बात करें तो देखिए वी डी की विमा, इसका तो क्या हो गया N2, और नीचे टी का क्या हो गया T1। अब हमें निकालना है केवल, यदि वोल्टेज का याद अपन निकाल लें किसी भी तरीके से तो अपने पास में इसकी विमा आ जाएगी। तो वोल्टेज का कैसे निकालेंगे, वोल्टेज आपके पास में होगा W इज इक्वल टू होता है V इंटू क्यू, देन इम्प्लाइज वी कैन सी द V इज इक्वल टू W बाई क्यू। W क्या है, कार्य बटा आवेश। तो कार्य का कितना होता है, बल इंटू विस्थापन, ठीक है। और ये हो गया आपके पास में आवेश का क्या होता है, धारा गुणा समय टी। और बल का तो अपन डायरेक्ट ही जानते हैं कितना होता है, ये निकाल लेती हूँ मैं, M1 L1 T माइनस 2। इसका कितना होगा L1 और इसका कितना होगा A1 T1, ठीक है। तो इसको अपन एक साथ लिखें तो कितना आएगा बताइए, M1 L1 T माइनस 3 2 हो जाएगा, और A माइनस 1 यहाँ मैंने पुट कीजिए आप, M1 L T माइनस 3 A माइनस 1। तो ऊपर ले जाइए M माइनस 1, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी आपके पास, तो N 0। ये देखिए ऐड हो जाएगा तो कितना आएगा -2, ऊपर जाएगा तो T प्लस 2, और ये ऊपर जाएगा तो T प्लस 1। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है, M1 L0 T2 A प्लस का 1, एक प्लस 1, ठीक है। और म्यू का मान है वो किस पर डिपेंड करता है, प्रकृति और ताप पर, लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, विभवांतर, इन पर डिपेंड करता है। तो देखिए मात्रा मैंने निकालना आपको बताई दिया है, विमा है ए प्लस माइनस हो रहा है। गतिशीलता पदार्थ की यानी म्यू पदार्थ की प्रकृति व इसके ताप पर डिपेंड करती है, चालक की लंबाई, क्षेत्रफल व विभवांतर पर डिपेंड नहीं करती। मुक्त पथ का नॉर्मल जिक्र किया गया था, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्या होता है मुक्त पथ यानी दूरी। तो कौन सी दूरी,
कोई भी इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के बीच की जो दूरी है वही क्या कहलाती है, मुक्त पथ कहलाती है। और दो क्रमागत टक्करों के मध्य मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय की गई औसत दूरी को क्या कहा जाता है, माध्य मुक्त पथ लैम्डा बार कहा जाता है। तो हमें इतना ध्यान रखना है कि मुक्त पथ किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, लैम्डा से, और माध्य मुक्त पथ को रिप्रेजेंट किया गया है लैम्डा बार से। ये लैम्डा है, इसके ऊपर बार लगाया गया है, यानी औसत। ठीक है, माध्य मुक्त पथ या औसत मुक्त। अब अपवहन वेग व विद्युत धारा में क्या संबंध होता है वो पढ़ लो। देखिए किस प्रकार से अपन लोग इसको बनाया जाता है। क्या है, रिलेशन बिटवीन आई एंड वेटी, रिलेशन बिटवीन आई एंड वेटी, ये अपन लोग निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालना है, वही सदाबहार सा चित्र हो गया है अपना। ये क्या है, चालक है, और चालक के सिरों को मैं 3 वोल्ट की बैटरी से जोड़ते। चालक की लंबाई अपन मान लेते हैं कि n है, और जैसे ही बैटरी लगाई जाती है ये अपवहन गति करना शुरू कर देता है, यानी नियमित गति हो जाती है। माना इसमें से करंट फ्लो हो रही है I। अपन मान लेते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कैपिटल N है, और इकाई आयतन में, इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या मैं मान लेती हूँ स्मॉल n है। तो आपके पास में यहाँ से कितना आ जाएगा, स्मॉल n इज इक्वल टू इकाई आयतन, स्मॉल n इज इक्वल टू, या आप यहाँ से ये भी कर सकते हो कि कैपिटल N इज इक्वल टू n इंटू वी। वी यहाँ पर आयतन है, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर भी वोल्टेज है और यहाँ पर भी क्या है आपका आयतन है। ठीक है, तो मेरे पास कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, इकाई आयतन में कितने थे n, और टोटल आयतन कितना है v। तो मैंने इसको गुणा कर दिया तो मेरे पास भी क्या आ जाएगा, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर आपके पास में कितना है, 1 है। तो अपन लोग ये मान के चलते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो कितना होता है e। तो इसको रिजल्टेंट के रूप में ले रहे हैं, माइनस प्लस नहीं लगाएंगे अपन लोग, यानी इसका परिमाण कितना होता है। तो कुल इलेक्ट्रॉनों की कुल इलेक्ट्रॉन जो भी है उसके ऊपर आवेश कितना होगा, कैपिटल क्यू मान लेते हैं, तो कैपिटल क्यू इज इक्वल टू कितना होगा, कुल इलेक्ट्रॉनों को उसके एक आवेश, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर दो। तो एक का कितना था e, तो n का कितना होगा n इंटू ई, तो टोटल हो गया आपके पास में n e। ओके, अब इस n की वैल्यू यहाँ से आप यहाँ पुट कर दीजिए तो कितना आएगा, एन वी ए, ये वैल्यू आ गया आपके पास में एन वी ए, यू इज इक्वल टू एन। ओके, v क्या होता है आपके पास में, आयतन है, और आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल, या आप ये भी लिख सकते हो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, और चौड़ाई गुणा ऊंचाई को मैं क्या कह सकती हूँ, चौड़ाई इंटू ऊंचाई को मैं कह सकती हूँ क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल को यदि लंबाई से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा, आयतन। तो आप लिख सकते हो क्षेत्रफल इंटू लंबाई। तो टोटल चार्ज विल बी n एज इट इज, e एज इट इज, a n e। समीकरण इसको मैं 2 मान देती हूँ, आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक का कितना था e, टोटल कितने हैं n, तो टोटल का चार्ज कितना होगा n इंटू ई। n की वैल्यू यहाँ पर मैंने पुट कर दी है क्योंकि मैंने n को स्मॉल n को क्या माना है, इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो v की वैल्यू आयतन की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो वैल्यू आपके पास में आ गई थी। अब हम धारा निकाल रहे हैं, तो धारा के लिए वही अपना सदाबहार सा फॉर्मूला क्या होता है, जो कि धारा बराबर होता है आवेश बटा समय, ये होता है। तो आवेश की वैल्यू तो अपन लोगों को पता ही है, अपन लोग मान लेते हैं टीवी। वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। इसका मतलब समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा वेग। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, इस चालक की बात कर रहे हैं, तो इसकी दूरी कितनी है l। तो देखिए समय तो मान लेते हैं कि t है, दूरी l है, वेग मान लेते हैं कि उस दूरी में वेग कितना होगा, वी डी, अपवहन वेग। तो वैल्यू आ गई आपके पास में t इज इक्वल टू एल अपॉन वी डी। तो ये तो t की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट करनी है और q की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट करनी है, तो कितना आएगा, q इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू q की वैल्यू कितनी है एन ए एन ई, और इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास में एल अपॉन वी डी। एल से एन कट गया, वी डी पर चला जाएगा तो आ जाएगा एन ए ए वी डी। तो ये हो गया आपके पास में
रिलेशन बिटवीन आई एंड वी। यदि आपको यही पूछ लिया जाए कि आई और म्यू गतिशीलता के बीच में बताओ, तो देखिए अभी अपन लोगों ने निकाला था कि वी डी इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू ई। तो यहाँ पर आप इसकी जगह पुट कर दीजिए आई इज इक्वल टू एन ई ए म्यू ई। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये इक्वेशन क्या हो गई है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबिलिटी म्यू। ये आपके पास में आया, या आई और ए के बीच में रिलेशन। वैसे मैन तो ये आई और म्यू, आई और वी डी के बीच में ही है, तो बिल्कुल सिंपल सा ही है। एक बार अपन लोग सिस्टम में देखते हैं इसमें। देखिए मुक्त पथ लैम्डा इज इक्वल टू इन हो गया था अपना अपवहन वेग व विद्युत धारा में संबंध। देखिए ये मैं बार बार मैं यूज़ करूँगी, आपको याद हो जाना चाहिए। सेम थ्योरी है और आप अपने हिसाब से लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। आप अपवहन वेग और धारा में संबंध याद करने के लिए अपन लोग क्या कर लेते हैं, एक चालक लेते हैं जिसकी लंबाई एल है, जिसका एरिया क्षेत्रफल ए है, वी वोल्ट की बैटरी लगाई गई और इसके ऊपर जिसके कारण से क्या हुआ, आई धारा प्रवाहित हो रही। तो वी डी और आई में संबंध याद करने के लिए हम एक एन लंबाई ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का चालक लेते हैं जिसके सिरों पर वी वोल्ट की बैटरी लगाते हैं। क्या होगा, यदि चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन है। क्या माना है, एकांक आयतन में चालक का आयतन मान लेते हैं वी है, तब चालक में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप कैपिटल एन है। तो कैपिटल एन इज इक्वल टू कितनी होगी, इकाई आयतन में कितनी थी एन, स्मॉल एन, तो टोटल में कितनी होगी, उस टोटल से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से एरिया वॉल्यूम की वैल्यू है वो एरिया इंटू लेंथ ये कर दी गई है इक्वेशन नंबर 1। हमें क्या निकालना है, धारा निकालनी है, और धारा के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल आवेश चाहिए। इसलिए क्योंकि धारा का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ से आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो ई है, तो सभी पर कितना होगा, उस ई को अपन लोग क्या करेंगे, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक का निकाल लिया, 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 से गुणा कर देंगे, एन है तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास में क्यू की वैल्यू आ रही है इतनी। क्यों निकालनी है, अब अपन क्या निकालेंगे, टी, क्योंकि धारा के फॉर्मूले में मुझे टी भी चाहिए होता है। माना यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग वी है और चालक के अंदर एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में लगा समय टी है, एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंच रहे हैं। देखिए यदि यहाँ से यहाँ पहुंच रहे हैं उसमें समय अपन टी मान लेते हैं, तो लेंथ कितनी, दूरी कितनी होगी, एन होगी। तो देख सकते हो समय बराबर दूरी बटा वेग, अतः धारा इज इक्वल टू आवेश बटा समय होता है। तो क्यू और टी का मान है वो समीकरण 2 और 3 से इसमें पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी एन ए वी डी, यानी एन ए बी डी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन आई एंड वी डी, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम जानते हैं वी डी इज इक्वल टू म्यू ई भी होता है, तो यहाँ पर इसकी जगह म्यू ई पुट कर दिया गया है। तो ये इक्वेशन हो गई है, दिस इज रिलेशन बिटवीन आई एंड म्यू। तो ये आपका इंटरडिविजन। अब अपन लोग आगे चलेंगे ओम का नियम। तो ओम का नियम से 10th क्लास में अपन लोगों ने पढ़ा भी है। यदि आपको कोई भी इसमें शिकायत लगे या कोई भी कमी लगे या कोई भी आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो बिल्कुल आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हम और सुधार करने की कोशिश करेंगे। बहुत बार क्या है कि जैसे खासकर ये नीट वाले बच्चे हैं, ये क्या करते हैं, इनकी मतलब जो न्यूमेरिकल पावर होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन इनकी जब परसेंटेज आती है, नीट में चाहे सिलेक्शन हो जाए, लेकिन परसेंटेज जब आती है इनकी तो बहुत डाउन आ जाती है। तो कभी कभी बच्चे उस चक्कर में क्या करते हैं, रिपीट भी कर लेते हैं। मैंने पूछा भी एक दो बार कि आप रिपीट क्यों कर रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे थे उसके बावजूद भी, तो उन्होंने कहा मैडम हमारी परसेंटेज कम है। वो कारण पूछा मैंने कि भाई आप तो इतने इंटेलिजेंट हो, फिर कारण क्या है, तो कारण बताया उन्होंने कि हमें क्या केवल क्या करवाया जाता है, न्यूमेरिकली करवाए जाते हैं, थ्योरी की प्रिपरेशन नहीं करवाते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको ऐसे कैसे ही अवेलेबल करवाऊँ थ्योरी के सारे नोट्स, प्लस में समझाएं भी, ताकि आप लोग जब भी इनका रिवीजन करेंगे, आपको जब भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो आप इनको ज़रूर देखें। अब अपना जो टॉपिक रहेगा ओम का नियम, 10th क्लास में अपन लोगों ने पढ़ा, बिल्कुल ईजी सी डेफिनेशन क्या होती है। ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, क्षेत्रफल आदि को नियत रखा जाए, तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान धारा के समानुपाती होता है, V समानुपाती I। देन इम्प्लाइज वी कैन से V इज इक्वल टू I R। R क्या है, एक समानुपाती नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहा जाता है। तो R इज इक्वल टू कितना हो गया, V बटा I। यदि आप ग्राफ खींचोगे I और V के बीच में, तो कैसा ग्राफ आएगा, बिल्कुल समानुपाती का ग्राफ आएगा।
तो यहाँ से ये हो गया आपके पास में, इधर ये मान लेती हूँ V समानुपाती। देखिए क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है, हमें पता है कि ओम के नियम में विभवांतर धारा के समानुपाती होता है, ग्राफ समानुपाती का सरल रेखा आता है। मान लेते हैं ये एंगल आपके पास में कितना है, थीटा है। तो ये क्या होगा, ये वाला ही, तो ये V हो गया, ये I हो गया। तो यहाँ से यदि मैं टेन थीटा निकालूँ तो टेन थीटा इज इक्वल टू लाल बटा का से कितना होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना है, थीटा के सामने की भुजा, और आधार कितना है, ये 90 के सामने की भुजा करण और बची हुई भुजा आधार आई। तो V अपॉन आई क्या होता है, V अपॉन आई आर होता है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, आर। इसका मतलब V और I, देखिए क्वेश्चन कहाँ से आएगा वो आप ध्यान से सुनिए। यदि विभव और धारा के बीच में एक ग्राफ खींचा जाए तो उनका टेन थीटा ढाल, प्रवणता या स्लोप किस चीज को बताता है, किस भौतिक राशि को बताता है, तो आप बताएंगे प्रतिरोध को बताएगा। ठीक है, हम देख सकते हैं ओम के नियम अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, ताप, दाब आदि को नियत रखा जाए तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V चालक में प्रवाही धारा के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I। V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ से आपने R निकाल लिया है, R होगा आपके पास मात्रक आप निकाल सकते हैं, V का वोल्ट होगा और I का एम्पियर होगा। तो वोल्ट का मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, कैसे बताया था याद हो तो आपको, V इज इक्वल टू बताया था W/Q से, बताया था ना। W क्या होता है, कार्य होता है, कार्य को लिखा जा सकता है बल इंटू विस्थापन, और आवेश को धारा गुणा समय से। तो बल का तो डायरेक्ट ही याद रख लीजिएगा आप, M1 N1 T-2, विस्थापन का N1, इसका A1 और इसका T1। ठीक है, ये तो आपने निकाल लिया है। M1 N2 T-3 A-1 किसका, वोल्टेज का, और इसमें आप लोगों को एम्पियर यानी ए और कनेक्ट करना हो। तो बेटा आप ए करेंगे तो क्या आएगा, ए ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो M1 N2 T-3 A-2, देखिए M1 N2 T-3 A-2, ये इसकी पेमा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। V व I के बीच यदि आप ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है जिसका ढाल प्रतिरोध के बराबर होता है। किस भौतिक राशि को बताएगा, प्रतिरोध को। तो देखिए ये स्लोप, ढाल, टेन थीटा, प्रवणता, ये एक ही बात है, तो ये प्रतिरोध को बताता है। नेक्स्ट देखिए प्रतिरोध जब आई गया है ओम के नियम में तो अपन लोग प्रतिरोध के बारे में भी पढ़ लेते हैं। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध का मतलब होता है अवरोध। जैसे अपन लोग चलते हैं तो गाड़ी चला रहे हैं, ब्रेकर बने हुए हैं, तो वो क्या है, गाड़ी के मार्ग में अवरोध है। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, चालक की बात कर रहे हैं। इसका मतलब चालक के मार्ग में क्या अवरोध होगा, तो वही आपके पास में चालक का मतलब चालक है, और चालक में क्या प्रवाहित होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि आवेश प्रवाह की दर को धारा ही तो कहते हैं, और आवेश कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उनकी धारा के मार्ग में जो रुकावट होती है उसे ही प्रतिरोध कहा जाता है। तो देखिए प्रतिरोध चालक का वह गुणधर्म जिसके कारण यह अपने अंदर से प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करती है, प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध को R से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, यानी R समानुपाती है, जितना ज़्यादा लंबा होगा प्रतिरोध का मान उतना ही ज़्यादा होगा। और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए 1/n। समीकरण 1 और 2 दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो इक्वेशन आएगी R समानुपाती L/A इज इक्वल टू R इज इक्वल टू आपके पास में जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटा एक नियतांक का, उस नियतांक को यहाँ रो से दिखाया गया है, और रो क्या है, यहाँ पर प्रतिरोधकता है या विशिष्ट प्रतिरोध है। तो रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोध का मान किसके ऊपर डिपेंड करा, लंबाई के ऊपर और क्षेत्रफल के ऊपर। लंबाई के समानुपाती यानी लंबाई जिस अनुपात में बढ़ेगी प्रतिरोध का मान भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। क्षेत्रफल जिस अनुपात में बढ़ेगा उस अनुपात में ये कम होगा। प्रतिरोध का मान धारा और वोल्टेज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अब हम यहाँ से यदि एक ओम को परिभाषित करें तो कैसे आप परिभाषित करोगे, देखिए V इज इक्वल टू कितना होता है, IR। तो या यहाँ से देखते हैं R इज इक्वल टू V अपॉन I हो जाएगा। यदि V बराबर 1 वोल्ट यानी चालक के सिरों पर यदि हम 1 वोल्ट विभवांतर लगाएं जिससे धारा का मान 1 एम्पियर हो जाए तो उसमें प्रतिरोध का मान कितना होगा, 1
तो देखिए ए फॉर्म की परिभाषा, V इज इक्वल टू आई आर होता है, देन V इज इक्वल टू, यदि अपन मान लेते हैं इफ V इज इक्वल टू 1 वोल्ट एंड I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, देन R इज इक्वल टू 1 ओम। अर्थात यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर उससे प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर हो तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। तो ये हो गया है 1 ओम की परिभाषा, यानी हम प्रतिरोध ओम का नियम क्या है ये पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में अपन लोग पढ़ेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध, जो आपने रो पढ़ा है वो रो क्या है, इसका अपोजिट जो चालकता होता है वो क्या होता है, ओम के नियम की व्युत्पत्ति अपन लोग किस प्रकार से करते हैं, इसका सदिश रूप है वो J इज इक्वल टू सिग्मा ई, वो कैसे डिराइव करेंगे, ओमीय अनोमीय युक्तियाँ क्या होती है, चालकता प्रताप का क्या प्रभाव होता है, अति चालकता की डेफिनेशन पढ़ेंगे। और इसी प्रकार से अपन लोग सेल के बारे में, किरचॉफ के नियम और व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।